नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। MPPSC, MP पुलिस या हम कहें जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो MP या मध्य प्रदेश से जो है क्वेश्चंस पूछता है, से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, जिसमें लोक गायन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और वर्तमान में या करंट में भी इसके बारे में चर्चाएं होती रहती है। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं लोक गायन की। तो सबसे पहले तो आप सिंपल सी बात समझ गए होंगे कि गायन अर्थात हम गीतों की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे लोक शब्द लगा है। इसका मतलब है कि हम ऐसे क्षेत्रीय गीतों की बात करने वाले हैं जो पीढ़ियों से हम सुनते आए हैं और गाते आए हैं विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो त्यौहार हो, तीज हो, विवाह का उत्सव हो या और कोई भी खुशी का पल या मेला। उसमें कुछ गीत गाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। इन्हें ही लोक गायन कहते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विभिन्न अंचलों के बारे में। हमें पता है कि हम मध्य प्रदेश में जो बेसिकली, वैसे तो भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको पता होगा मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है, लेकिन हम अगर संस्कृति के दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ पर आज हम 4 अंचलों की बात करेंगे। एक है मालवा अंचल, जिसमें मुख्यतः इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम वाला क्षेत्र आता है। फिर हम बात करेंगे निमाड़ अंचल, जिसमें कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी जैसे जिलों आता है, जिसमें निमाड़ी बोली बोली जाती है। इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं। फिर हम बात करेंगे बुंदेलखंड अंचल की, ठीक है, जो कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र में देख सकते हैं मैक्सिमम इसका भाग आज वर्तमान में यूपी में है। और हम बात करेंगे बघेलखंड की, ठीक है, जहाँ पर बघेलखंडी अंचल है या इसकी भी पर्टिकुलर कुछ अपनी विशेषताएं हैं। तो मालवा अंचल, निमाड़ अंचल, बुंदेलखंड अंचल और बघेलखंड अंचल, इन सभी के अपने विशिष्ट लोक गायन, लोक नृत्य, लोक चित्रकला आदि प्रसिद्ध हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं निमाड़ अंचल की और लोक गायन की शुरुआत करते हैं। तो इसका प्रसिद्ध लोक गायन है कलगी तुर्रा। अब देखिए, सबसे पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज क्वेश्चन दे दिया गया कि कलगी तुर्रा किस अंचल में का लोक गायन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे। MPPSC ने 2020 की अपनी प्रीलिम्स में भी अंचल लोक गायन से जो है लोक नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। मुझे भी क्वेश्चन रिमाइंड नहीं हो रहा है कि पर्टिकुलर जो भी लोक नृत्य दे दिया था ये किस अंचल का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको जब जनरली इनके नाम यहाँ पर याद रखना है। तो कलगी तुर्रा की अगर हम बात करें तो ये 2 कलगी और तुर्रा नामक 2 अखाड़ा दलों के मध्य जो है शाब्दिक वाद विवाद है। और वाद विवाद जो है विभिन्न धुनों पर अर्थात म्यूजिक के साथ किया जाता है। चंग की थाप पर रात रात भर कलगी तुर्रा गाया जाता है। अखाड़े के गुरु होते हैं जिसको कि उस्ताद कहा जाता है और भगवान शिव पार्वती से ये संबंधित है और उसी जो बोली में बोला जाता है, निमाड़ी बोली में। इसी प्रकार जो दूसरा है लावणी। लावणी एक्चुअल में क्या है, मालवा में भी प्रसिद्ध है और एक प्रकार का निर्गुणी दार्शनिक गीत है। निर्गुणिया गायन शैली, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि मालवा अंचल, ये निमाड़ प्लस मालवा दोनों में इसका महत्व है। दोनों में बोला जाता है। भाषा के दृष्टिकोण से थोड़ा अंतर आ सकता है। तो निर्गुणिया गायन शैली की हम बात करें अगर, तो मृदंग और झांझ पर इस गायन की शुरुआत स्वयं सिंगाजी ने की थी। हमें पता है खंडवा में सिंगाजी काफ़ी प्रसिद्ध है। आप इनके बारे में हम अभी और आगे पढ़ेंगे। इसे नारदी शैली भी कहा जाता है। वैसे तो निर्गुणिया गायन शैली के मुख्य वाद्य यंत्र क्या है, इकतारा और खड़ताल हैं, ठीक है। अगला है गरबा गीत। वैसे गरबा जो आपने देखा होगा तो ये निमाड़ स्थिर परक अनुष्ठानिक लोक गायन है और नवरात्रि में गरबे की स्थापना के साथ महिलाएं ताली की थाप पर गरबा गीत गाती है। हालांकि अभी दूसरे अंचलों में भी प्रसिद्ध हो चुका है।
इसी प्रकार है गरबी गीत। तो गरबी गीत प्राय पुरुष परक लोक गायन है। जिस प्रकार गरबा गीत स्त्री परक था, उसी प्रकार ये पुरुष परक लोक गायन है। इसे झांझ मृदंग के साथ बजाया जाता है। गरबी की गायन शैली द्रुत में होती है और नृत्य और बैठकी गायकी दोनों में चलती है। तो हमें याद रखना है। अब है गवलन। गवलन भी अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गवलन मूलतः कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण लीला गीत है। गवलन गीतों का मुख्य उपयोग रासलीला में किया जाता है और गवलन गीत पुरुष परक है जो प्राय मृदंग और ढोलक पर गाए जाते हैं। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं मसानिया की। तो मसानिया का से आप समझ गए होंगे, अगर जो पर्टिकुलर इस क्षेत्र के हैं मसानिया, तो ये एक प्रकार के शमशान की से संबंधित है, मृत्यु गीत है। मृत्यु गीत की मसानिया गायन शैली में प्रचलित है और इसको काया खोज गीत भी कहते हैं। क्या है? काया खोज। ठीक है, काया वैसे तो खो जाती है यहाँ पर क्योंकि ये मृत्यु गीत है, शमशान से संबंधित है, तो इसका एक और नाम क्या है? काया खोज मसानिया। तो निमाड़ के आपको इतने याद रखना है टर्मिनोलॉजी आपको। अभी इसके अंदर का विवरण हम आपको बाद में जब डिटेल क्लास लेके आएंगे उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप जो हम बात करें लार्जली, अगर आपको जो है इनके नाम याद होना चाहिए। निमाड़ अंचल में है कलगी लावणी, निर्गुणिया गायन शैली, गरबा गीत, गरबी गीत, गवलन, मसानिया। आपको एक टून में इसको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं मालवा अंचल की। तो मालवा के बारे में क्या कहें, हमें पता है यहाँ पर जो है नाम सुना होगा आपने, सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। चलिए हम इस अंचल की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख जो गायन है वो है तेजाजी कथा गायन। तेजाजी एक्चुअल में जो है धार जिले के बड़नगर में रुणीजा नामक स्थान पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था। काफ़ी चमत्कारिक इनका जीवन रहा है। आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो कई क्षेत्रीय लेवल पर इनके ऊपर मूवी बन चुकी है, पिक्चर बन चुकी है और बॉलीवुड में भी इनके ऊपर पुरानी पिक्चर बनी हुई है। अगर आप वो देखेंगे तो उससे आपको उनके जो व्यक्तित्व विशेष के बारे में है पता चल जाएगा। काफ़ी महान व्यक्ति रहे थे। इनको जो है निशान चढ़ते हैं, हम इसको बोलते हैं, लेकिन कुछ एक प्रकार के झंडे रहते हैं और वो इनको चढ़ाते हैं। यात्रा निकलती है, मेला लगता है। तो ये मालवा में काफ़ी प्रसिद्ध है। जो लोग यहाँ के हैं वो इस चीज़ से पूरी तरीके से परिचित होंगे। तो तेजाजी कथा गायन भी होती है। नेक्स्ट है भरथरी। अब भरथरी का जब हम नाम सुनते हैं तो आप समझ जाइए ये उज्जैन से संबंधित है, राजा भरथरी की याद में। तो जो उज्जैनी के राजा थे भरथरी या भृतहरि, ठीक है, वैसे हम उसको क्या लिखते हैं? भृतहरि हमने पढ़ा है इस प्रकार से, भृतहरि। तो भरथरी जो होता है, राजा भरथरी के बैरागी हो जाने और उनकी रानी पिंगला के विरह वियोग का अत्यंत मार्मिक चित्रण इस गीत में समाया हुआ है। प्राय नाथ पंथ के अनुयायियों में प्रचलित है, जो चिंकारा पर भरथरी गायन करते हैं। किस पर? चिंकारा पर। और सारंगी एक तारे पर भी इसको गायन जाता है। और अगर हम भरथरी की बात करें तो एक पर्सनालिटी काफ़ी फेमस है, सूरजबाई खांडे, इनका नाम काफ़ी आता है। उन्होंने इस शैली को काफ़ी लोकप्रिय बनाया है। ठीक है, भरथरी को। कौन? सूरजबाई खांडे। चलिए आगे हम बात करते हैं निर्गुणिया गायन शैली की। तो हमने इधर बात कर ली है कि ये किस प्रकार से मालवा और निमाड़ दोनों अंचल में गाया जाता है। संजा गीत। नेक्स्ट है संजा गीत। जनरली जो आपने हमारे जो ईयर्स होते हैं उसमें सितंबर अक्टूबर के महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी के जो 14 दिन होते हैं, चतुर्थी से जो 14 से और इसके बाद के जो 15 दिन आते हैं उसको माना जाता है श्राद्ध के दिन। ठीक है, और इन श्राद्ध के 15 दिनों के बाद आती है नवरात्रि। ठीक है, तो जो ये श्राद्ध के दिन है इसमें क्या होता है, जो है घरों की दीवारों पर गोबर से आकृतियां बनाई जाती है विशिष्ट प्रकार की और फिर गीत गाए जाते हैं। जो इस क्षेत्र में रहते हैं वो इस वाली प्रथा से अच्छी तरह वाकिफ होते होंगे। तो उसी के लिए ये संजा गीत काफ़ी प्रसिद्ध है मालवा में और हर घर में ये पहले होते थे। हालांकि वक्त के साथ शायद अब ये कम हो गए हों। चलिए आगे हम बात करते हैं
हीड़ गायन की। तो श्रावण मास में अहिरजन हीड़ गायन की प्रतियोगिता करते हैं। किसमें? श्रावण मास में। अब है बरसाती वार्ता। वार्ता, वैसे वार्ता है, ये वार्ता लिखा है, वार्ता का मतलब होता है कहानी, बातचीत। तो मालवा में वार्ता का प्रचलन है, अर्थात कहानियाँ सुनाते हैं इस प्रकार। तो ये इसमें काफ़ी फेमस है, जो घरों में स्त्रियाँ मोहल्ले की स्त्रियों के साथ करती है, और ये चंपू शैली में किया जाता है। ठीक है, तो आपको स्पेशली यहाँ पर संजा गीत, भरतरी और तेजाजी कथा के बारे में याद रखना है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं बुंदेलखंडी गायन की। और बुंदेलखंड की क्या बात करें, तो काफ़ी अद्भुत है बुंदेलखंड के भी लोक गायक और यहाँ की कहानियाँ। तो हम बात करते हैं आल्हा गायन की। आल्हा उधर का नाम आपने सुना होगा, कि वैसे पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा। पृथ्वीराज चौहान का एक बार बुंदेलखंड के राजा थे परमार्दी देव, उनसे युद्ध हुआ था, और परमार्दी देव के 2 साले थे आल्हा और उदर। इन्होंने युद्ध में अपने शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया था। अगर आप वहाँ के जो क्षेत्रीय लेवल के लोग हैं, बुंदेलखंड के लोग हैं, उनसे सुनेंगे तो काफ़ी चमत्कारिक कहानियाँ या शक्तियाँ इनके बारे में प्रचलित है। और हमें पता है जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, उनमें से मैहर और सतना में एक शक्तिपीठ है। ठीक है, और उस शक्तिपीठ में भी ऐसा कहा जाता है कि आला उधर डेली पुष्प अर्पित करने माता जी को आते हैं। कहाँ पर? मैहर सतना में। तो आल्हा उधर की कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, और इनसे संबंधित कई गायन शैलियाँ भी प्रचलित है और गाई जाती हैं। तो हम बात करें अब आल्हा गायन में, और तो आल्हा की रचना किसने करी थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1200 ईस्वी में एक महान लोक कवि थे जागनिक या जगनिक। इन्होंने इसकी रचना की थी। आल्हा खंड की मूल भाषा क्या है, तो बुंदेली है, बुंदेलखंड का है, तो सिंपल सी बात है। अतः आल्हा उधर की 52 लड़ाइयाँ लोक कंठों में विद्यमान है। ठीक है, इसकी 52 लड़ाइयों का विवरण मिलता है। और अगर हम बात करें आल्हा का लोक प्रचलित रूप, बुंदेलखंड के गाँव में अल्हेत नाम से प्रसिद्ध है, और ये आज भी गाया जाता है। प्राय वर्षा ऋतु में गाते हैं। इसमें वाद्य के रूप में ढोलक और नगोड़ियों का प्रयोग किया जाता है, और आल्हा खंड संसार की सबसे लंबी गाथाओं में से एक है। चलिए, जब बात आल्हा गायन की चल रही है, तो हम थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपको क्या यहाँ पर याद रखना है। हमने जैसे कि बात करी कि आल्हा गायन, या हम कहें आल्हा खंड, इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना एक प्रसिद्ध लोक कवि थे जागनिक या जगनिक, इन्होंने की थी। और जगनिक, जहाँ पर हमने बात करी है बुंदेलखंड के जो एक राजा थे उस समय के, परमार्दी देव, इसी समय पे उनके साले थे कौन? आला उदर, और उनके दरबारी कवि थे जागनिक। ठीक है, ये आपस में जानते थे एक दूसरे को। तो जागनिक ने ही रचना की थी और आल्हा खंड की रचना की थी। और फिर बाद में जब इन्होंने रचना की थी, तो इलियट महोदय आए थे, अंग्रेज थे, और इन्होंने इसको लिपिबद्ध किया था। और बाद में एक और व्यक्ति थे मुंशी राम स्वरूप। कौन? मुंशी राम स्वरूप, और इन्होंने इसको हिंदी में अनुवादित किया था, क्योंकि ये किस बोली में थे? बनाफरी बोली में था। ठीक है, बुंदेली की एक और बोली है, बनाफरी बोली में था, तो इसको हिंदी में अनुवादित किया था। और आल्हा खंड में कालिंजर के 2 महान योद्धाओं की कहानियां हैं। किसकी? आल्हा और उदल की। का शौर्य का बनाफरी बोली में गीत रूप में प्रस्तुतिकरण है। और आल्हा खंड में कितने युद्धों का वर्णन है, तो हम आपको बता चुके हैं कि 52 युद्धों का वर्णन ओजमई शैली में किया गया, अर्थात कौन सा रस है? वीर रस की प्रधानता है। और यह संसार में विश्व की सबसे लंबी लोक गाथा है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आल्हा गायन के बारे में। चलिए, अब है हरदोली की मनोती। पहुंच गए रोहित भैया? रोहित भैया पहुंच गए?